चलिए, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सिख राज्य और रंजीत सिंह। यानी सिखों के बारे में हम चर्चा करेंगे और रंजीत सिंह तक ले चकर चलेंगे। कई पार्ट में इसे हम लोग बांट के चर्चा करेंगे, रंजीत सिंह और सिख राज्य को। और सबसे पहले इसको ये लो, जो बात करेंगे हम लोग प्लेन प्लेन हाँ, सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग हाँ, सिख गुरु के विषय में कई पार्ट में बांट करके सबसे पहले बात करेंगे सिख गुरु। सिख गुरु की चर्चा करेंगे और कुल मिलाकर के हम लोग 10 सिख गुरु, आप देखेंगे 10 सिख गुरु हुए। और 10 सिख गुरु का जो काल है, जो समय है, वो मोटे तौर पर 1469 69 से लेकर के 1708 ईस्वी तक 10 सिख गुरु। और 10 सिख गुरु में जो सबसे पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक, और नानक के बाद गुरु अंगद, अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, इस प्रकार 10 गुरु। और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और गोविंद सिंह एवं औरंगजेब के बीच आप देखेंगे लंबे समय तक संघर्ष होते रहा। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। गुरु गोविंद सिंह अपने मृत्यु के समय ये बताए कि हमारे मृत्यु के बाद सिख धर्म में गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु की जगह पर अब नेता होंगे, नेता। और इसी के साथ देखिएगा कि सिख धर्म में एक नए पद का सृजन हुआ जिसे नेता कहते हैं। और सिख धर्म के जो पहले नेता बने उनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर थे। और बंदा बहादुर के विषय में कहते हैं कि इन्होंने सिखों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ढालने की कोशिश की। इसमें काफी इन्हें सफलता भी मिली। लेकिन इस समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को पकड़ लिया और पकड़ के उन्हें 1716 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। और इसी के साथ कुछ वक्त तक, कुछ साल तक सिखों के इतिहास में, सिख राज्य में अंधकार के बादल छाए रहे। जब सिख राज्य का पतन हो रहा था एक तरह से, उस समय भारत में सबसे बड़ी ताकत के रूप में मराठों का उदय हो रहा था। 1713 ईस्वी से मराठा इतिहास में पेशवा काल की शुरुआत होती है। जैसे जैसे पेशवा काल आगे बढ़ रहा है, कल बताए थे आप लोगों को हम, उसी प्रकार देखेंगे कि सिखों का पतन हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि 1761 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना भारत में घटी जिसे हम लोग पानीपत के तृतीय लड़ाई के नाम से जानते हैं। और पानीपत का जो तृतीय लड़ाई है, एक तरह से मराठों के तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बुरी तरह से मराठे पराजित हो गए और लगभग ये तय हो गया कि भारत में मुगलों का स्थान मराठे अब नहीं ले पाएंगे। और मराठों के पतन के बाद भारत में अगर किसी भारतीय शक्ति का उदय हुआ, भारतीय की बात कर रहे हैं, विदेशी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी भारतीय शक्ति का उदय हुआ तो वह शक्ति कौन था? सिख। सिख और रंजीत सिंह। यानी कि मराठों के पतन से अगर भारत में किसी भी क्षेत्रीय ताकत को बल मिला, समृद्धि मिली, आगे बढ़ा, मजबूत हुआ, तो वह सिख था। हालांकि दूसरी ओर देखेंगे कि विदेशी कंपनी इस समय, खास करके अंग्रेजी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और खास करके अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित हो रहा था। लेकिन भारतीय शक्तियों में देखेंगे कि सिख एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा था। कहते हैं कि 1761 ईस्वी के आसपास पूरे पंजाब के क्षेत्र में सिख का मिशल मतलब राज्य होता है कि हाँ हाँ चर्चा मिलती है।
और कुल मिलाकर के देखेंगे कि 12 सिख मिसल पंजाब में अस्तित्व में था। और इन 12 सिख मिसल में जो सबसे बड़ी ताकत था, सबसे प्रभावशाली था, उसका नाम था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकर चकिया मिसल में महासिंह के पुत्र के रूप में रंजीत सिंह का जन्म हुआ। यानी कि रंजीत सिंह का जन्म आप देखेंगे 1780 ईस्वी में हुआ। और जब वे मात्र 12 वर्ष की आयु के थे, महासिंह की मृत्यु हो गई। और महासिंह के मृत्यु हो जाने के कारण से रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल का राजा बना, प्रधान बना। कहते हैं कि जिस समय रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल का प्रधान बना, उस समय उनकी आयु मात्र कितनी थी? 12 साल। 12 वर्ष का वो था। इसीलिए पंजाब के शासन को चलाने के लिए 5 व्यक्तियों का काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाया गया। और ये 5 व्यक्ति मिलकर के पंजाब के शासन को चला रहे थे। लेकिन 1797 ईस्वी में इस काउंसिल को समाप्त कर दिया और रंजीत सिंह पूरे पंजाब के शासन को अपने हाथ में ले लिया। और इसी समय से एक बार फिर से पंजाब राज्य का डेवलपमेंट का कार्य जो है आरंभ हो जाता है। कहते हैं कि इनके विषय में कहते हैं कि रंजीत सिंह के शक्ति का जो वास्तविक उदय है वो आरंभ होता है 1798 ईस्वी से। इस वर्ष क्या हुआ? तो अफगानिस्तान का शासक, नाम था उसका जमान शाह। क्या नाम था? जमान शाह ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। और जिस समय पंजाब के खिलाफ अभियान पर जमान शाह था, ठीक उसी समय आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध हो गया। और इसी गृह युद्ध के कारण से अचानक जमान शाह को भारत से लौटना पड़ा। और जब भारत से वो लौट रहा था, चिनाब नदी में उनकी कई तोपें फंस गई। और रंजीत सिंह ने क्या किया? इन तोपों को निकलवा करके जमान शाह के पास भेज दिया, जिससे खुश होकर के जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और कहा कि आप लाहौर पे अधिकार कर लीजिए। और इसी के साथ रंजीत सिंह के वास्तविक शक्ति का अभ्युदय शुरू होता है। यानी कि रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। और लाहौर को अपनी राजधानी बनाने के उपरांत धीरे धीरे पंजाब में अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 1805 ईस्वी में रंजीत सिंह ने पंजाब की जो एक सांस्कृतिक सबसे समृद्ध क्षेत्र था, नाम था अमृतसर, के ऊपर अधिकार कर लिया। यानी कि पंजाब का दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र, एक लाहौर, दूसरा अमृतसर, यानी कि एक लाहौर और दूसरा अमृतसर, रंजीत सिंह के अधिकार में आ गया। यानी कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी हो गई लाहौर और सांस्कृतिक हो गई अमृतसर। और धीरे 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 जितने भी बाकी मिसल थे, रंजीत सिंह ने उससे अपने कब्जा में करने की कोशिश की। आप देखेंगे कि 12 सिख मिसल में से अधिकांश सिख मिसल या तो मित्रता के वजह से, या रंजीत सिंह के प्रभाव के कारण से, या युद्ध के, जैसे भी हो, अधिकांश सिख मिसलों को रंजीत सिंह ने अपने अधिकार में कर लिया और एक बड़ा पंजाब राज्य का कंसेप्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन कुछ सिख मिसल जो रंजीत सिंह से ना मिल सके, रंजीत ना जीत सका उसे, वे सिख मिसल चला गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और उनसे उन्होंने संरक्षण की मांग की। और कहते हैं इसी का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और यही कारण है कि चार्ल्स मेटकाफ, आप नाम सुने होंगे, चार्ल्स मेटकाफ एक बहुत बड़ी सेना लेकर के 1809 ईस्वी में पंजाब राज्य की ओर बढ़ा। और इस सेना, उसकी ताकत को भांपते हुए रंजीत सिंह ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दी और चार्ल्स मेटकाफ के साथ उन्होंने अमृतसर की संधि कर लिया, अमृतसर की संधि। और कहते हैं कि अमृतसर की संधि के तहत रंजीत सिंह ने सतलज नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर अधिकार मान लिया। यानी कि अब यह तय हो गया
कि सतलज नदी के पश्चिम रहेंगे रंजीत सिंह और पूरब रहेगा अंग्रेजी कंपनी, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहते हैं कि रंजीत सिंह बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था और इसी कारण से अंग्रेज से वे कभी लड़ने की कोशिश नहीं की। वो समझ रहा था कि अंग्रेज बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और सीधा उससे लड़ने का मतलब होगा पंजाब राज्य का पतन कर देना। वो देख चुका था बंगाल में क्या हुआ था, दक्षिण भारत में क्या हुए थे, अवध में क्या हुआ था। तो पूरी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए रंजीत सिंह ने अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की चेष्टा की और जब तक रंजीत सिंह जीवित रहे लगभग अंग्रेजी कंपनी और रंजीत सिंह के बीच आपसी तालमेल, आपसी दोस्ताना संबंध बना रहा। कभी दोनों के बीच किसी प्रकार के संघर्ष का विवरण नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि रंजीत सिंह जब सतलज नदी के पूर्वी इलाका से निश्चिंत हो गया तब उनकी कोशिश रही कि हम जो पहाड़ी इलाका है, हाँ, या फिर आसपास का क्षेत्र है उसका विजय करें। और इसी संदर्भ में गोरखाओं के साथ, गोरखा मतलब नेपाली, डोंगरा बंधुओं के साथ रंजीत सिंह का संघर्ष हुआ और इसमें रंजीत सिंह की विजय हुई और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ उन्होंने पंजाब राज्य का विस्तार किया। कहते हैं कि धीरे धीरे रंजीत सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था और यही कारण था कि लगभग 1812-13 ईस्वी की बात है कि अफगानिस्तान के गद्दी से, अफगानिस्तान की सत्ता से शाह शुजा जब अपदस्थ हुआ तो अपदस्थ होकर के वो पंजाब आया और रंजीत सिंह के संरक्षण की मांग की। और कहते हैं कि 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान के सत्ता से बेदखल हुए शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को भेंट किया। बड़ी लंबी कहानी है कोहिनूर हीरा की। गोलकुंडा के खान से मिला था, अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, वहां से बाबर के पास गया। शाहजहां ने उस हीरा को अपने तख्त ए तौस यानी मयूर सिंहासन में लगाया। फिर नादिर शाह उसको लेकर चला गया। करनाल की लड़ाई के बाद ईरान से अफगानिस्तान आया और अफगानिस्तान से फिर ये भारत आ गया रंजीत सिंह के पास। इस पे अलग से एक हम वीडियो तैयार किए हैं, वो लोड होगा, देख लीजिएगा। पूरा बने कहाँ मिला वहां से लेकर के और वर्तमान क्या स्थिति है आजकल में लोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो हम बता रहे थे आपको कि कोहिनूर हीरा फिर से भारत आ गया, रंजीत सिंह के पास आ गया और कहते हैं कि लंबे समय तक शाह शुजा लुधियाना में रहा और आने वाले समय में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह ने मिलकर प्रयास भी किया कि हम शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर फिर से स्थापित करें। तो इस प्रकार देखिएगा कि रंजीत सिंह के द्वारा अपने आसपास का जो इलाका है उसका विजय किया गया, अंग्रेजों के साथ दोस्ताना संबंध रखा और हर संभव उनकी ये कोशिश रही कि हम सिख राज्य का विस्तार करें। रंजीत सिंह के विषय में कहते हैं कि रंजीत सिंह सिर्फ एक साम्राज्य निर्माता नहीं था बल्कि उन्होंने एक कुशल प्रशासन दिया। रंजीत सिंह का प्रशासन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके प्रशासन में मुगल प्रशासन, अफगानों के प्रशासन, तुर्की प्रशासन, फ्रांसीसी प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, यानी कि उन्होंने पारंपरिक प्रशासन और पाश्चात्य प्रशासन दोनों को मिलाकर के एक कुशल प्रशासन का निर्माण किया और हर क्षेत्र में, चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो या फिर न्याय व्यवस्था हो या अर्थव्यवस्था हो, हर क्षेत्र में रंजीत सिंह की नीति जो है काफी परिपक्वता भरा हुआ देखा जा सकता है। कहते हैं कि रंजीत सिंह को विक्टर जेक्यूमा नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि रंजीत सिंह जूनियर नेपोलियन बोनापार्ट था। यानी कि जो काम फ्रांस में नेपोलियन ने किया लगभग पंजाब में वही कार्य किया रंजीत सिंह ने। इसीलिए रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन के साथ की गई है और रंजीत सिंह के कार्य कुशलता के कारण निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस समय के भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत के बाकी राज्यों की तुलना में रंजीत सिंह के राज्य की स्थिति बेहतर थी। वहाँ का न्याय व्यवस्था, वहाँ का अर्थव्यवस्था, वहाँ का सैन्य प्रबंधन, हर कुछ कुशल था और बाकी क्षेत्र की तुलना में सिख राज्य का, पंजाब की जनता जो थी वो ज्यादा सुख और चैन की नींद ले रही थी। कहते हैं कि 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद
आप देखेंगे कि सिख राज्य के लिए एक प्रलय, एक बहुत बड़ा काला बादल छा गया, क्योंकि रंजीत सिंह के मृत्यु के साथ ही पंजाब राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद 4 व्यक्ति पंजाब के गद्दी पर बैठा। सबसे पहले खड़ग सिंह, रंजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह, फिर बैठा नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह, इसके बाद बैठा शेर सिंह, और अंत में बैठा दलीप सिंह। दलीप सिंह रंजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र था। इन चारों शासक के समय सिख राज्य में गुटबंदी तेज हो गया। डोंगरा बंधु का गुट, संघावालिया गुट जैसे कई गुट का निर्माण हुआ, और ये गुट आप देखेंगे कि राजा के कामकाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आपसी गुटबंदी, आपसी खींचातान इतना बढ़ गया कि पंजाब के जो राजा थे, महाराजा थे, उनके हाथ का कठपुतली बन के रह गया। यानी कि अब ये गुट तय करने लगे कि अगला राजा कौन होगा। एक राजा गए, दूसरा आए, ये सिलसिला चलता रहा। और आपको आश्चर्य होगा कि 1739 ईस्वी से लेकर के 1745 ईस्वी के बीच 4 राजा जिसकी चर्चा हम किए, और सुचेत सिंह, कृपाल सिंह, लाल सिंह, तेजा सिंह जैसे वजीर इस कंस्पिरेसी का सबसे बड़ा पार्ट था। इन्हीं षड्यंत्र के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फिर से पंजाब राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया, और यही वजह रहा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप के कारण से कुल 2 आंग्ल सिख संघर्ष हुए, एंग्लो सिख वार हुआ। और सबसे पहला हुआ 1845 से लेके 1846, 45 से लेके 1845 से 1846, इसे कहते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और इस युद्ध में देखेंगे कि दलीप सिंह की यानी कि पंजाब राज्य की पराजय हुई, और लगभग आधे पंजाब के ऊपर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। लेकिन इतने मात्र से अंग्रेजों की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, और जब लॉर्ड डलहौजी आया भारत, तो लॉर्ड डलहौजी का एकमात्र उद्देश्य था येन केन प्रकारन पूरे भारतीय राज्यों को जीत करके उसे कंपनी राज्य के अधीन कर लेना। और उन्होंने पंजाब को जीतने की कोशिश किया। और इसी संदर्भ में फिर देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष हुए, जिसका काल है 1848 से लेके 1849 ईस्वी के बीच हुआ। और द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, दलीप सिंह की पराजय हो गई। दलीप सिंह के साथ लॉर्ड डलहौजी ने, कंपनी ने एक संधि किया, और इस संधि के तहत पूरा पंजाब राज्य जो है वो अंग्रेजी कंपनी को सौंप दिया गया। और दलीप सिंह जो अवयस्क था, उसे पढ़ने के लिए, शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया इंग्लैंड, लंदन। और लंदन में रह करके दलीप सिंह अध्ययन अध्यापन करने लगा। और कहते हैं इसी क्रम में 1850 ईस्वी में दलीप सिंह वह जो कोहिनूर हीरा था, उस हीरा को उन्होंने महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया, और महारानी विक्टोरिया अपने राज मुकुट में उसे लगाती थी। वर्तमान में लंदन म्यूजियम में वो है। और ये दलीप सिंह बहुत समय लंदन में रहे, फिर फ्रांस गए, और फ्रांस के पेरिस में दलीप सिंह की मृत्यु हो गई। यानी कि इसी के साथ आप देखेंगे कि 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंत के साथ ही पूरे पंजाब राज्य का अंत हो गया, और पूरे पंजाब को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन कर लिए गए। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो पूछिए, उसको बता संजू को कोई कंफ्यूजन बताइए। जितना भी बताए हैं इस पार्ट में बांट के, उसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है?
तो इसी प्रकार हम लोग जितना भी बताया गया है बारी-बारी से उसको लिखाएँगे आपको हम। आइए, बारी-बारी से पहले सिख गुरु के बारे में लिखा देते हैं, फिर आपको रंजीत सिंह के बारे में, फिर आंग्ल-सिख संघर्ष के विषय में बारी-बारी से आपको सब लिखा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें?